Yeah, all right, guys. So let's begin the session. Let's begin the session with some interesting questions. All right, that I have prepared for today. तो जो हमने कल पढ़ा था, yester like yesterday we studied about the history of psychology and the Indian history of psychology, right? तो हम बस उसका थोड़ा सा रिकैप करेंगे, ठीक है? जो हमने कल पढ़ा था। मैंने कल नोट्स भी भेज लिए थे। आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे नोट्स। तो स्टार्टिंग विद पहला क्वेश्चन जो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है? मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टैबुला रासा और द एम्प्टी माइंड इज is attributed to which philosopher? Rene Descartes, John Locke, Immanuel Kant और प्लाटो? टैबुला रासा को किसने दिया था कॉन्सेप्ट? या जॉन लॉक? जॉन लॉक ने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ टैबुला रासा, लाइक योर ब्रेन इज लाइक अ एम्प्टी माइंड, ठीक है, जहाँ पर तुम अपने एक्सपीरियंसेस को लिखते हो, ठीक है? अच्छा, which of the following is not a part of Freud's structural model of psyche? कौन सा कंटेंट नहीं है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी का, लाइक इड, ईगो, परसोना या फिर सुपर ईगो? कौन सा नहीं है इनमें से पार्ट? इड, ईगो, परसोना या सुपर ईगो? इज नॉट अ पार्ट। परसोना, करेक्ट। परसोना पार्ट नहीं है। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं तो इड आता है, सुपर ईगो आती है और ईगो आती है। Good. तो जो टर्म है, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसने दिया था आइडिया? जॉन डेवे, विलियम जेम्स, कार्ल रोगस या फिर एडवर्ड टैचनर हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? जॉन डेवे, विलियम जेम्स, कार्ल रोगस या फिर ईबी टैचनर? विलियम जेम्स, ठीक है। जब भी हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, विलियम जेम्स ने दिया था ये। लाइक कॉन्शियसनेस ना चार पार्ट्स में डिवाइड की गई है एक्चुअली। लाइक इट इज continuous, ever changing, selective and flowing. ऑलराइट, हम कॉन्शियसनेस की बात भी करेंगे बाद में। कॉन्शियसनेस एक चैप्टर आएगा, उसमें हम पूरी डिटेल्ड कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे, कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है, एंड इसके वेरियस वेरियस थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स जो कि इसके ऊपर हुई है। अच्छा, विच थ्योरी डिड जीन पियाजे प्रपोज? जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी? साइकोडायनेमिक थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? ओएस जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? ऑलराइट, करेक्ट। आंसर इज सी, लाइक जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी, एंड जीन पियाजे और मॉरल डेवलपमेंट की बात की थी कोलबर्ग ने, ठीक है? और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है, फॉर एग्जांपल कल हमने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी की बात की थी। एक बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये किसने लिखी थी? हु हैज गिवन दिस बुक? गूगल मत करना, ऐसे ही बता दो फटाफट। कल हमने इसकी बात की थी। हु हैज गिवन द बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी? सो ईबी टचनर। तुम्हारे को नहीं आइडिया, कोई बात नहीं। दिस गाय, इन्होंने बुक दी थी, लाइक ईबी टचनर, ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ विलियम वुड जिन्होंने ये बुक लिखी थी, एंड इन्होंने बहुत पॉपुलराइज किया था स्ट्रक्चरलिज्म को। ऑलराइट, सो कीप दिस इन माइंड। एंड हमने और भी कल बात की थी, लाइक who is the Indian father of psychology? Indian father of, we know father of psychology तो वो है विलियम वुड, बट इंडियन फादर कौन है? who is the Indian father of psychology? बोलो। चाणक्य। कोई चाणक्य लिख रहा है भाई, मान गए भाई तेरे को। कुछ भी बोल रहे हो यार, कुछ भी। गुप्ता, हाँ। एस एस, लाइक एन एन सेन गुप्ता है भाई उसका नाम, कुछ भी बोल रहे हो तुम। एन एन सेन गुप्ता।
Yeah, NN Sen Gupta is actually द फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, अगर मैं इंडियन साइकोलॉजी के कंटेक्स्ट में बात करूं, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक इन इंडियन साइकोलॉजी द गुनाज, क्वालिटीज दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री गुनाज। तीन गुण की बात की जाती है इंडियन साइकोलॉजी में, वो है सत्व, राजस और तमस। और एक और है इसमें दिया हुआ, निर्वाणा। तो इनमें से कौन से एक गलत है, इनमें से दिया हुआ कौन सा वो गलत है? सत्व, रजस, तामस या निर्वाणा? या वेरी गुड, वेरी गुड। ये तीन गुण प्लस टू की साइकोलॉजी की जो है, उसमें एक चैप्टर है पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी के चैप्टर में प्लस टू की साइकोलॉजी में एक प्लस पर्सनालिटी का चैप्टर है, उसमें दिया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। ये तीन गुण के बारे में बात की गई है। मेरे को अभी भी याद है पेज भी से। या नेक्स्ट इज in the context of Indian psychology, the concept of vasanas referred to. Indian psychology के context में वासनाएं क्या होती है? Desires and tendencies, physical health, levels of consciousness या फिर social relationships? What do you mean by vasanas in context of Indian psychology? Last, desires. ठीक है, correct, very nice. जब भी हम no social relationships नहीं होता, like vasanas basically refers to your desires and tendency from your past experiences, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक यू नो व्हाट इज एपीए? मैंने, चलो एपीए छोड़ो, आईपीए की बात की थी कल मैंने, याद है किसी को? आईपीए की बात कर रहा था मैं कल, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इफ समबडी रिमेम्बर्ड, जो कल थे प्रेजेंट। हाँ, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश हुई थी? व्हेन वाज द डेट? लाइक 1916, 1925, 1935 या 1938? When was IP established? गलत। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, 1960s, 1916, 1916 में इस्टेब्लिश हुई थी आईपीए, ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड, अगर तुम गूगल भी करोगे यही आंसर मिलेगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है, अ, हमने कल बात की थी कैरोलाइन रायस डेविड्स की। हमने कल बात की थी कैरोलाइन रायस डेविड्स की। तो उन्होंने कौन सी फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन किया था? कैरोलाइन रायस डेविड्स, she have contributed to which field of psychology? Like इंडियन साइकोलॉजी कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं, लाइक जैनिज्म साइकोलॉजी, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, हिंदू साइकोलॉजी या फिर सिख साइकोलॉजी? कैरोलिन रायस डेविड्स। बोलो, सब शांत हो गए। अरे यार, इसको यहाँ मत भेजो मेरे ब्रॉडकास्ट का, प्लीज, डिलीटिंग दिस। चलो, नहीं आता? या करेक्ट, बुद्धिस्ट। जब भी मैं कैरोलिन रायस डेविड्स की बात करता हूँ, उन्होंने बुद्धिस्ट साइकोलॉजिस्ट के कॉन्सेप्ट में ज्यादा ध्यान दिया था, राइट। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट चीज है कि जो इंडियन साइकोलॉजी है ना, कल भी मैंने बात की थी कि उनके ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स आते हैं कहाँ से? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से और सोशल कल्चरल जो चीजें हैं उनसे ज्यादा इंस्पायर हुई है। और ज्यादा वो कॉन्शियसनेस की, माइंड की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है। जो कि इन्फ्लुएंस हुआ है रिलीजन से, जैसे सूफिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सनातन धर्म, इनसे आते हैं ये कॉन्सेप्ट्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कोई आइडिया नहीं है। लाइक एक एक कहावत है, लाइक मेरे को इंग्लिश में ही आता है ज्यादा बोलना, लाइक देयर इज अ सेइंग दैट सेज इन ऑर्डर टू बिकम स्मार्ट यू हैव टू बिकम डम्ब फर्स्ट। स्मार्ट बनने के लिए पहले डम बनना पड़ता है, राइट। तो अभी अगर तुम डम बन रहे हो तो कोई बात नहीं, समझ तो आ रहा है ना, तुम्हारे को नई चीजें तो पता लग रही है ना, वो ज्यादा मैटर है देन तुम्हारे को पहले से आता।
कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव पीएचडी इन साइकोलॉजी? कौन सा पहला इंडियन था जिसको पीएचडी मिली थी साइकोलॉजी में? एनएन सेन गुप्ता, गिरीशचंद्र बोस, सुधीर कक्कर या एके सिन्हा, जिनको पहली मिली थी साइकोलॉजी में पीएचडी? देयर वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, हिज नेम वाज प्रज्वल। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। हाँ, तो सब तुक्के मार रहे हैं, कोई बात नहीं। पर एनएन सेन गुप्ता है इसका आंसर। जब भी मैं इंडियन साइकोलॉजी की बात करूंगा ना, पहली पीएचडी मिली थी एनएन सेन गुप्ता को, जिसको फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी बोलते हैं। ऑलराइट, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ओके, कल हमने बात की थी स्वामी अखिलानंदा की। ऑलराइट, वी हैव टॉक्ड अबाउट स्वामी अखिलानंदा एंड उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। व्हाट वाज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन? लाइक, first is to bridge the gap between Eastern and Western psychology, to bridge the gap between Hindu philosophy and Western psychology, to bridge the gap between Eastern and Middle East psychology. कौन सा ऑप्शन करेक्ट? तीन ही ऑप्शंस दिए मैंने आज इस पर। बोलो। जब मैं बात करता हूँ स्वामी अखिलानंदा की, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन? कल मैंने ओके, तो इसका आंसर मैं तुमको बता देता हूँ। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, इन्होंने ब्रिज गैप किया था बाय हिंदू फिलॉसफी और वेस्टर्न साइकोलॉजी को इन्होंने मर्ज किया था। बहुत सही है हित पांड्या, आपको याद है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। सो इंडियन साइकोलॉजी नहीं, वैसे हिंदू फिलॉसफी एक्चुअली मोस्टली, क्योंकि हिंदू हिंदूज में साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया, है ना। हिंदू तो ज्यादा फिलॉसफी के ऊपर बात करते थे ना। तो हिंदू फिलॉसफी और वेस्टर्न साइकोलॉजी को इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ब्रिज किया। तो अगर मैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊं तुम्हारे को, कल हमने एक और बात की थी। फॉर एग्जांपल, मैजिक नंबर की बात की थी हमने कल, है ना। +2, 7, +2 - 2 की थी ना बात। +2 7 +2 - 2, तो वो किसने दिया था? इमेल कांट ने दिया था, जॉन लोक ने दिया था, जॉर्ज मिलर ने दिया था, या फिर एंगल टॉलविंग ने दिया था? हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैजिक नंबर्स? मैजिक नंबर्स एक्चुअली आपके मेमोरी में आता है। हम कुछ, मतलब लोग या तो 7 नंबर याद रखेंगे, या तो 5 नंबर याद रखेंगे, या तो 9 नंबर याद रख सकते हैं। लाइक मोस्टली ये मेमोरी के अंडर आएगा। जब हम मेमोरी पढ़ेंगे, हम मैजिक नंबर की बात भी करेंगे। ये हमने +2 में भी पढ़ा हुआ है, तुम भूल गए हो। तो मैजिक नंबर किसने दिया था? जॉर्ज मिलर। ऑलराइट, जॉर्ज मिलर हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक नंबर। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मैं और अगर बात करूं, हु इज द फादर ऑफ मेमोरी? हु इज द फादर ऑफ मेमोरी? फास्ट, कल हमने बात की थी, इज द फादर ऑफ मेमोरी। ऑप्शंस नहीं दे रहा मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ विदाउट ऑप्शन। देखता हूँ तुम कितने तुक्के नहीं मार के सही आंसर निकालते हो। जस्ट टेल मी हु इज द फादर ऑफ मेमोरी। अब देखो, कोई गूगल नहीं करूंगा, वेरी नाइस, गूगल मत करो। ठीक है, कोई बात नहीं। हरमन एबिंगॉस वाज द फादर ऑफ मेमोरी। ऑलराइट, जब भी हरमन एबिंगॉस की बात आती है, उनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ मेमोरी को। ठीक है, उन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए थे, लाइक एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है, फॉरगॉटन कर्व क्या होता है। ठीक है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। या फिर मैं और तुम्हारे को
पूछता हूँ आज। लाइक हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ जे एंड डी जस्ट नोटिसेबल थिंग्स? ये किसने दिया था कॉन्सेप्ट? इमिल कांट ने दिया था, जॉर्ज फैचनर, गस्टव फैचनर ने दिया था, रेने डेस्कार्टिस ने दिया था, या फिर हिपोक्रेट्स ने दिया था? जे एंड डी का कॉन्सेप्ट, जे एंड डी, जस्ट नोटिसेबल थिंग। यस, करेक्ट। गस्टव फैचनर हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन। तो अगर मैं बात करता हूँ ना तुम्हारे को जे एंड डी की, जे एंड डी को हम्म, बताऊं क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट थ्रेशोल्ड। डिफरेंशिएट थ्रेशोल्ड भी इसका दूसरा नाम है जे एंड डी का, जस्ट नोटिसेबल थिंग्स। जे एंड डी मतलब होता है तुम we see the slightest difference between two stimuli। हम बिल्कुल मतलब बिल्कुल छोटा सा कैसे डिफरेंस देख पाते हैं दोनों स्टिमुलाई के बीच में, वो छोटी सी डिटेक्शन क्या होती है, वो होता है जेएनडी, जस्ट नोटिसेबल थिंग। वो कौन सी नोटिसेबल थिंग है? फॉर एग्जाम्पल, दो लाइट है मेरे सामने, एक सनलाइट है और एक आर्टिफिशियल लाइट है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज जेएनडी, जस्ट नोटिसेबल थिंग। ऑलराइट, ऑलराइट। तो बस आज के लिए इतने काफी है, आई थिंक सो। चलो ठीक है, तो तुम्हारे को चलो मैं थोड़ा सा इजी पूछ लेता हूँ, ठीक है? नहीं तो तुम बोलोगे भाई इसने तो पता नहीं क्या क्या पूछ लिया आज तो, बाकी कल तो सब कुछ आ रहा था। अच्छा, एरिस्टोटल ने कौन सा सपोर्ट किया था व्यू, नेचर या नर्चर का? गुड, करेक्ट। नर्चर, करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, हिपोक्रेट्स का कौन सा कंट्रीब्यूशन रहा है साइकोलॉजी में? लाइक व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन? ह्यूमर किया है या फिर टेम्परामेंट, या फिर उसने नेचर के बारे में बात किया, नर्चर के बारे में? हिपोक्रेट्स। कल हमने ये बात की थी। या करेक्ट, फोर ह्यूमर्स की बात की है। और फोर ह्यूमर्स किसी को याद है? व्हाट वर द फोर ह्यूमर्स? ओके, तुम्हारे को याद नहीं होगा पर मैं बता देता हूँ। फोर ह्यूमर्स होते हैं, एक होता है लाइक ब्लड, देन कम्स ब्लैक बाइल, येलो बाइल, एंड लास्टली कम्स फ्लेगम। ऑलराइट, दीज फोर। इसके बाद वैसे गैलन भी थे, गैलन ने भी फोर टेम्परामेंट्स दिए थे इनके आगे। चलो ठीक है, यहाँ तक काफी है। अब बात करते हैं थोड़े आगे की। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव्स साइकोलॉजी के अंदर। मजा आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, ये टेम्परामेंट्स दिए थे किसने? आपने ये जो टेम्परामेंट्स लिखे हैं ना, संगुइन, फ्लेगमेटिक, मेलंकोलिक एंड कॉलरिक, आपने चलो लिख तो दिए, पर ये दिए किसने, वो बताओ। आता है आपको? Who has given these four? ये टेम्परामेंट्स किस, नहीं, गलत। हिपोक्रेट्स ने नहीं दिए। हिपोक्रेट्स ने फोर ह्यूमर्स दिए। टेम्परामेंट्स तो गैलन ने दिए है। गैलन, गैलन के बारे में आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, गैलन कौन था, ठीक है? गैलन ने दो वर्क्स दिए। गैलन ने फोकस किया है नर्वस सिस्टम के ऊपर पहली बार, गैलन। एंड सेकेंडली इन्होंने फोर टेम्परामेंट्स दिए हैं इन फोर ह्यूमर्स के। जो फोर ह्यूमर्स हमने पढ़े हैं ना, इनके टेम्परामेंट्स इन्होंने दिए, इनको एग्जैजुरेट किया है। मतलब एक जो ब्लड है ना, ब्लड का मतलब है सैंग्विन। ब्लड एक क्या है? ब्लड एक तुम मान लो ह्यूमर है ना? ब्लड एक ह्यूमर है। अब इसका टेम्परामेंट हुआ सैंग्विन। और अब क्या बोलते, सैंग्विन क्या चीज है? सैंग्विन होते हैं चेयरफुल पीपल, हैप्पी पीपल, ऐसा बनता है इसका। समझ रहे हो? ठीक है, अब हम आज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे। अच्छा, तुम बताओ जरा सिंपल भाषा में, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं दोस्तों? व्हाट इज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव?
और जब भी कभी तुम क्लास में आओ ना अटेंडेंस लगा के आना और अगर तुम किसी को कोई काम है तो मुझे पहले बता के जाना, ठीक है? यू हैव टू डीएम मी और मेरे को पिंग कर दो, मेरे को बता देना अगर कभी तुम्हारे को जाना पड़ जाए, क्योंकि देख लो फिर बाद में मैं तुम्हें निकल जाना पड़े इसकी वजह से, दैट विल बी अ सैड डिसीजन फॉर यू। पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सीइंग थिंग्स इन अ साइकोलॉजिकल वे। बिल्कुल करेक्ट है प्राजुल जी, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। आई यू आर बिकमिंग लाइक एमवीपी ऑफ टुडेज क्लास, एमवीपी बन रहे हो आप, वेरी नाइस। सो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, हम चीजों को, एक टॉपिक को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक क्राउड है या फिर पॉलिटिक्स है या फिर क्राइम है या फिर कुछ भी है हमारे सामने, कोई भी टॉपिक है, हम उसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हम उसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज कर रहे हैं या फिर साइकोलॉजिकल थ्योरीज की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारे को एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ एटकिंसन से बात कर रहा हूँ, कहीं हर कहीं से बात नहीं कर रहा, एटकिंसन से बात कर रहा हूँ। एटकिंसन में एक एग्जांपल लाइक, इसमें एग्जांपल दिया लाइक सपोज दैट फॉलोइंग एन इंसल्ट यू पंच समवन इन द फेस। जब तुम्हारे को ना किसी ने इंसल्ट किया, तुम्हारे को किसी किसी ने बेइज्जती की तुम्हारी, जिसकी वजह से तुमने उसको पंच कर दिया फेस पे, उसमें तुम्हारे तुमने उसको मारा, ठीक है? तो हम इसको वेरियस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या बोलता है इस चीज के बारे में, मतलब इस सिनेरियो के बारे में, अगर तुम्हारे को इंसल्ट हुई और तुमने उसको पंच कर दिया फेस में, तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या बोलेगा इस चीज के ऊपर? तुम बताओ क्या होगा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इस चीज के ऊपर, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। एक्टिवेट्स वेरियस मसल्स आई गेस। ऑलराइट, अच्छा, अच्छी कोशिश है, दैट्स अ गुड वन। वेरियस स्टिमुलस नहीं, गलत। वेरियस टू स्टिमुलस की बात नहीं होती इसमें, गलत। रिलेटेड टू जीन्स, नहीं, जीन्स नहीं, जीन्स हो सकता, दैट्स अ गुड ट्राई, अच्छी ट्राई है, अच्छी ट्राई है। आएँगे, कोई बात नहीं भाई। ओके, सो होता होता क्या है, अगर मैं इसको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखूँ इस चीज़ को, कि तुम्हारे को इंसल्ट हुई और तुमने उसको पंच मार दिया फेस में, अगर इसको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें हम, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं लाइक हमारे कुछ ब्रेन एरियाज़ एक्टिवेट हुआ है, जिससे हमारे नर्व्स में कमांड गई कि हमारे मसल्स को एक्टिवेट कर दो, कि हमारा हाथ मूव करे, समझ रहे हो? और ब्रेन एरियाज़ कैसे? कौन-सा वाला ब्रेन एरिया? बोलो। अगर किसी ने बायोसाइकोलॉजी की क्लास लगाई, कौन-से वाला ब्रेन एरिया की बात कर रहा हूँ मैं? 2 चीज़ें इसमें हुईगी, 2 चीज़ें। नहीं, 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 लेफ्ट कुछ भी बोल रहा है भाई, क्या लेफ्ट? क्या लेफ्ट भाई? नहीं, हाँ, सो द थिंग इज़ हमारे को पता है ना सेरेबेरम क्या काम करता है? सेरेबेलम क्या काम करता है? बताओ। बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है कि नहीं करता? करता है कि नहीं करता सेरेबेलम? बोलो तुम, तुम्हारे को पता है, तुम हो इंटेलिजेंट लोग। सेरेबेलम करता है कि नहीं करता बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प, बॉडीली मूवमेंट्स में करता है कि नहीं करता हेल्प सेरेबेलम? हमने पढ़ा था ये कि नहीं? या तो जब हम बात करते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो होगी, वो तो सेरेबेलम का जो मेन फंक्शन है वो कंट्रोल करता है बॉडीली मूवमेंट। तो अगर मैं बात करूँ थोड़ी-सी डीप में, जो ब्रेन एरिया है ना हमारा, फॉर एग्जांपल सेरेबेलम, सेरेबेलम कमांड देगा हमारे नर्व्स को या फिर मोटर न्यूरॉन्स को, कमांड देगा कि हमारे एक्टिवेट कर दो हमारे हैंड को पंच करने के लिए।
ठीक है? ऐसे होगा, ठीक है? अगर मैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बोलूँ इस चीज़ को डेप्थ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सपेक्टिव, दैट इज़ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। समझ आ रही है चीज़ें? थोड़ी डीप में है पर या इट इज़ इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से अगर मैं इसी चीज़ को, इसी सिनेरियो को देखूँ, यहाँ पर 2 चीज़ें होगी। जो हमारे को इंसल्ट हुई ना, जो हमारी इंसल्ट हुई, वो होगी स्टिमुलस, एंड जो हमारा हमने जो पंच मारा वो हमारा रिस्पॉन्स है। वेरी सिंपल, ठीक है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका तो। बहुत ही कोई इसमें झंझट ही नहीं है, राइट? हमारी इंसल्ट हुई ना जो, दैट इज़ स्टिमुलस। स्टिमुलस इज़ अ काइंड ऑफ अ इवेंट, एंड जो हमने रिस्पॉन्स दिया वो क्या? हमने पंच मारा। दैट इज़ वेरी सिंपल, ऑलराइट, दैट इज़। एंड इसमें और भी लिखा है लाइक अ लर्न्ड रिस्पॉन्स दैट इज़ रिवॉर्डेड इन द पास्ट। ये लर्न्ड रिस्पॉन्स भी हो सकता है, जो हमने पंच मारा। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछली बार अगर तुमने किसी को पंच मारा होगा ना, क्या पता तुम्हारे को उसके लिए रिवॉर्ड मिला होगा, तभी तुमने इस बार भी पंच मारा, है ना? तुम्हारे दिमाग में कंडीशनिंग हुई होगी। इज़ इट? इज़न्ट इट? तुम समझ रहे हो चीज़ों को? क्या पता तुम्हारे को पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट मिली होगी, लास्ट टाइम जब तुमने किसी को पंच मारा था। लाइक इट लाइक अब देखो अगर हम इसको पूरा क्लैरिफ़ाई करते हैं ना, ये आता है स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है इंसल्ट, और पंच क्या है? पंच है रिस्पॉन्स। कैसा रिस्पॉन्स? एक लर्न्ड रिस्पॉन्स है, ठीक है? लर्न्ड रिस्पॉन्स है। हाँ, कंडीशनिंग, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज़ अगर मैं इसको कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से देखूँ, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या बोलता है? कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव मोस्टली फ़ोकस करता है मेंटल प्रोसेस के ऊपर। मतलब कौन-सी मेंटल प्रोसेसेस लगी होगी, जो हमने पंच मारा उसको हमारी इंसल्ट के बाद। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वी माइट एक्सप्लेन योर पंच इन टर्म्स ऑफ योर गोल्स एंड प्लान्स, ठीक है? क्योंकि मेंटल प्रोसेसेस क्या होती है? मेंटल प्रोसेसेस होती है हमारी डिसीज़न मेकिंग, हमारी कॉग्निशन, या फिर रीज़निंग, रिमेंबरिंग, परसीविंग, डिसाइडिंग, ये चीज़ें आती है हमारी मेंटल प्रोसेसेस के अंदर, राइट? तो हम इसमें ये देख सकते हैं, हम मेंटल प्रोसेसेस का, ये सारी मेंटल प्रोसेसेस का यूज़ करके हम पंच कर रहे हैं उनको। हाँ, बटंच भाई बोलो, 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 बोलो। When the subject is fighting my mind. Could you please repeat? Okay. The thing is stops the thinking part. नहीं, हम अभी मेंटल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। आप दूसरे पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं, राइट? आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना? यू आर यूजिंग डिफरेंट स्कूल, बट अभी तो हम इसको मेंटल प्रोसेस से देख रहे हैं। वी आर टू अभी हम किससे बात कर रहे हैं? अभी तो हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं ना। बट यू आर यूजिंग डिफरेंट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी टू एक्सप्लेन दिस थिंग। तभी यू आर सेइंग कि हम सब्जेक्ट इज़ व्हेन द सब्जेक्ट इज़ फाइटिंग, माइंड स्टॉप्स द थिंकिंग पार्ट, ठीक है? तो आप इसको, अगर मैं आपका पर्सपेक्टिव लूँ प्रवेश, आप बोल रहे हो इसको बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो मेंटल प्रोसेस को नहीं मानता है, ठीक है? आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा रिलेटेड है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव वाला एक्सप्लेन करो। यस, बाय माइक यूज़ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? ओपन कर लो माइक।
रिपीट फिर से क्या बोला तूने? हेलो? हाँ, तेरी वॉइस ब्रेक हुई। हाँ, 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 अब बोल। हेलो? हाँ, हाँ, बोल, बोल, बोल। हुँ, येस, बिल्कुल। हुँ, 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 हुँ। मतलब तू ये बोलना चाहता है कि उसका ऐसा पैटर्न थिंकिंग पैटर्न बनेगा कि वो आगे वाले को खत्म करना चाहेगा, है ना? ऐसा? ऐसा बोल रहा है? इसको एक्चुअली कॉग्निटिव बेसिस से एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, तो एक्सप्लेन किया जाएगा कंडीशनिंग के बेसिस से। क्योंकि तूने बोला कि ऐसे तरीके के मारना कि उसको खत्म ही कर दिया जाएगा, दैट इज़ रेफर्स टू कंडीशनिंग के बेसिस पे रेदर देन मेंटल प्रोसेसेस के बेसिस पे क्योंकि मेंटल प्रोसेसेस में कंडीशनिंग नहीं हुई होती। इंस्टेड कंडीशनिंग तो बिहेवियरिज्म के बेसिस पे हुई होती है, राइट? हमने फॉर एग्ज़ाम्पल उसने पहले भी क्या पता किसी चीज़ को मारा होगा लाइक पूरा ही लाइक डेड कर दिया होगा, राइट? तभी इस बार भी वो ऐसा कर रहा है। तो डिबेट एक्चुअली बाद में करेंगे हम, जिसको अगर एक्स्ट्रा डाउट्स है तो सर से क्लियर कर देना, ठीक है? क्योंकि ये हमारे को सिलेबस कंप्लीट करना है, ऑलराइट? अगर कोई हमारे को डाउट्स आएँगे तू लिख लेना ये डाउट्स एंड हम फिर ये सर से कर देंगे डिस्कस, ठीक है? ये डाउट्स क्योंकि पूरी क्लास हो जाती है इससे डिले। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं दैट इज़ कौन-सा पर्सपेक्टिव है नेक्स्ट? लाइक साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव। अगर हम साइको एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं तो हम क्या देखेंगे इसमें? साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव फ़ोकस करता है ज़्यादा अनकॉन्शियस प्रोसेसेस के ऊपर, अनकॉन्शियस एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स के ऊपर बेसिकली जो मेन अगर मैं अनकॉन्शियस प्रोसेस की बात करूँ, अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है लाइक तुम्हारे हिडन डिज़ायर्स या फिर तुम्हारे हिडन एग्रेशन या फ़ियर्स ये होती है तुम्हारे मोस्टली जो तुम्हारे अनकॉन्शियस प्रोसेसेस के अंदर आती है एंड हमारे पास ना एक वो होता है क्या बोलते हैं एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स राइट तो इस टाइम ये स्टार्ट होगा हमने उसको पंच क्यों मारा आदमी को क्योंकि हमारा एक एग्रेसिव इंस्टिंक्ट आ गया था अनकॉन्शियस एग्रेसिव इंस्टिंक्ट यू नो दैट humans रेफर टू एज सोशल एनिमल्स ठीक है जो कि एक दूसरे को मारता है तो ये चीज़ बाहर आ जाता है। किल इंस्टिंक्ट बाहर आ जाती है या किल इंस्टिंक्ट बोलो, फॉरबिडन चाइल्डहुड विशेज़ विशेज़ नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर एग्रेशन बोलेंगे। जो भी चीज़ हम दबाते हैं ना, जो भी चीज़ हम रिस्ट्रिक्ट या पर्दे के पीछे डालते हैं, वो कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी के थ्रू या फिर किसी और चीज़ के थ्रू हमारे बाहर निकलती है। जो भी चीज़ हम छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मत सोचना कि जो भी चीज़ तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि वो छुपी रह जाएगी। कहीं न कहीं वो अनकॉन्शियस तरीकों से बाहर निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी लैंग्वेज या फिर सपने, ड्रीम्स या फिर फ्रॉइडन स्लिप। कहीं न कहीं तुम गलती से बोल देते हो वो चीज़ें लोगों के सामने, जो तुम नहीं बोलना चाहते। इसको फ्रॉइडन स्लिप बोलते हैं। ये तुम पढ़ोगे आगे फ्रॉइडन स्लिप क्या होता है। सो अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, अब थोड़ी-सी डेप्थ में चले जाएँगे हम चीज़ों के। तो समझ आ गई ये पर्सपेक्टिव्स तुम्हें? एक्चुअली लास्ट पर्सपेक्टिव रह गया है दैट इज़ सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। तुमने एग्रेसिवली एक्ट इस वजह से किया ना, तुमने पंच उसको इस वजह से मारा क्योंकि तुम्हारे को हर्ट हुआ, ठीक है? इस वजह से तुमने पंच मारा। लाइक इट इज़ यू पंच दैट पर्सन बिकॉज़
यू फील पर्सनली इंसल्टेड, ये बोलता है सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। ठीक है? ओके, आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत, एनी डाउट्स? किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बोलो। कॉलेज वालों, बीआर वालों, समझ आ गया यहाँ तक? सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। ओके, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव होता है लाइक हमने एग्रेशन की बात की ना, किसी ने हमारे को इंसल्ट किया एंड हमने उसको पंच किया, तो अगर मैं इसको सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखूं तो वी कैन से दैट जो हमारा एग्रेशन था ना, एक रिएक्शन था। ठीक है, जो हमारा रिएक्शन, वो हमारा रिएक्शन था बिकॉज क्यों हमने एग्रेसिव रिएक्शन दिया, क्योंकि हमारे को पर्सनली इंसल्टेड फील हुआ। ठीक है, हमने तभी एग्रेसिवली रिएक्शन दिया। ठीक है, समझ आ गया ये? ओके, फॉर एग्जांपल किसने मतलब तुमने उसको पंच मारा, दैट्स व्हाई बिकॉज़ यू, दैट्स एग्रेसिव रिएक्शन यू गिव बिकॉज़ यू हैव दिस थिंग, तुम्हारे को पर्सनली इंसल्ट फील हुआ, तो दैट्स दैट। ठीक है, समझ आ गया ना यहाँ तक? अब नेक्स्ट चीज़ पे हम थोड़ा-सा डेप्थ में जाएँगे चीज़ों के ना। अगर हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हो ना थोड़ी-सी डेप्थ में कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो बताता हूँ मैं तुम्हें। सो बायोलॉजी बोलता है दैट बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो हमारे अंदर न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेसेस चलती रहती है। फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं या फिर हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये चीजें बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये बोलता है मैक्सिमम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि जो न्यूरोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो कैसे हमारे मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही है। समझ रहे हैं आप ये चीज? कैसे न्यूरोबायोलॉजिकल चीजें हमारे मेंटल प्रोसेसेस, इमोशनल रेगुलेशन और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये है मेन क्रक्स बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का। अगर मैं इसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाऊं, अगर मैं बोलूं कि हमारे दिमाग में कुछ एरियाज डैमेज है, हमारे दिमाग में कुछ एरियाज डैमेज है। फॉर एग्जांपल हमारे दिमाग का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, दैट इज सेरेब्रम वो बोलते हैं इसको। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का राइट हेमिस्फीयर डैमेज है। ठीक है, जब राइट हेमिस्फीयर डैमेज हो जाता है तो एक चीज हो जाती है आदमी को ना, उसको दिक्कत होती है दूसरे लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस पकड़ पाने में। जब हम हमारे ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर डैमेज होता है तो हमारे को दिक्कत होती है लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस को रिकॉग्नाइज करने में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ब्रेन रीजन में दिक्कत होने की वजह से हमारे को ये चीज हुई। समझ रहे? एंड यस, इस चीज को बोलते हैं एक्चुअली प्रेसोप्रेग्नोसिया। तुम तुम्हारे को ये टर्म्स लाइक ट्रेन डिलेड एक्सीडेंट की क्या बोल रहा है भाई तू? लेट मी राइट द टर्म। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, सो द थिंग इज, एक और भी तुम्हारे को ना एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। एक
बंदा था उसके ना मतलब रॉड आर-पार हो गई थी, उसके ना ब्रेन के आर-पार रॉड हो गई थी, ऑलराइट? पर बेशक उसके ब्रेन के आर-पार रॉड हो गई थी, फिर भी वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा था। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल लेकिन उसको थोड़ी बहुत दिक्कत आई। उसको दिक्कत आई फेशियल रिकॉग्नाइज़ करने में, फेस रिकॉग्नाइज़ करने में उसको दिक्कत आई। इसका मतलब क्या हुआ? और इसको एक और दिक्कत आई थी, मेमोरी में दिक्कत आई थी। मेमोरी और फेस को रिकॉग्नाइज़ करने में दिक्कत आई थी। तो इसका मतलब उसको कौन-सी दिक्कत है? उसको 2 दिक्कत हुई। उसको 2 जगह उसके डैमेज पड़ा, उसके ब्रेन में। फर्स्ट इज़ प्रेसोपैग्नोसिया, फेस ब्लाइंडनेस या दैट इज़ करेक्ट जानवी। यू हैव टू मतलब जो प्रेसोपैग्नोसिया है, इट इज़ रेफर्स टू एज़ फेस रिकॉग्निशन डेफिशिएंसी या फिर फेस ब्लाइंडनेस भी बोल सकते हैं इसको। पहला आई उसको फेस रिकॉग्निशन में दिक्कत आई, दूसरी उसको दिक्कत आई थी मेमोरी में दिक्कत आई थी। अब मेमोरी में दिक्कत किस वजह से हो सकती है? मेमोरी में दिक्कत हो सकती है हिप्पोकैम्पस जब इमैच्योर होता है ना, हिप्पोकैम्पस जो हमारे ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है, जब ये काम अच्छे से नहीं करता, तो मेमोरी में दिक्कत आती है। हम भूलने लग जाते हैं चीज़ें। इमैच्योर हिप्पोकैम्पस हो जाता है या फिर डैमेज पड़ता है हिप्पोकैम्पस में। हमने प्लस 2 में बात की थी, जब तुम प्लस 2 में थे, चाइल्डहुड एमनीसिया की बात की थी। मतलब 3 से 5 साल के बच्चे भूल जाते हैं चीज़ें, रेदर देन दूसरी एज के बच्चे। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज़ ऑफ उस टाइम इमैच्योर होता है हमारा हिप्पोकैम्पस, दैट्स व्हाई। हमारा ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होता। इस वजह से हमारे जो फर्स्ट शायद 3 से 5 या कुछ ऐसी साल थी, कि हम याद नहीं रख पाते चीज़ों को अच्छे से। हमारी जो फर्स्ट ईयर्स होती है लाइफ़ के, क्योंकि हमारा हिप्पोकैम्पस अच्छे से डेवलप नहीं होता, समझ रहे हो? और एक और चीज़ है कि जैसे हिसाब से तुम्हारी हैबिट्स होगी ना डेली लाइफ़ में, जैसी तुम्हारी डेली लाइफ़ में हैबिट्स होगी ना, उस हिसाब से तुम्हारे ब्रेन का स्ट्रक्चर भी वैसे होगा। जैसी तुम्हारी हैबिट्स होगी, ठीक है? वैसे ही तुम्हारा ब्रेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे फिज़िकल स्ट्रक्चर चेंजेस भी आते हैं ब्रेन में। बुक्स के पेजेस में लिखा है, बिल्कुल सही। हैबिट्स मेक्स अस ऑफ कोर्स हमारे हमारे हैबिट्स भी हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज करती है। ओके, नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ मैं बिहेवियरल पर्सपेक्टिव की। अगर मैं बिहेवियरल पर्सपेक्टिव की बात करूँ, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव बोलता है दैट बिहेवियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? Behavior is a result of reinforcement and conditioning. हमेशा ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करेंगे जब भी मैं बात करता हूँ इन दोनों की। दैट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, मैं बिहेवियर नहीं बोलूँगा, सीधा मैं बोलूँगा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, क्योंकि वो इंटरनल प्रोसेसेस को तो ज़्यादा मायने नहीं रखते, है ना बिहेवियरिस्ट? मैंने बात की थी, राइट? तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग, दोनों चीज़ें। जो भी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, वो रिजल्ट होता है आपके कंडीशनिंग के और रीइंफोर्समेंट के। कंडीशनिंग तुम क्लासिकल कंडीशनिंग बोल दो, ऑपरेंट कंडीशनिंग बोल दो, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोल दो, ठीक है? कुछ भी बोल दो। हमारा बिहेवियर इनका रिजल्ट है, ये बोलते हैं ये चीज़। एंड इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे को रिवॉर्ड मिलता है जब तुम अच्छे मार्क्स लाते हो। तुम्हारे को पनिशमेंट मिलती है जब तुम कुछ गलत काम करते हो, राइट? उससे हमारा बिहेवियर शेप होता है, उससे हम कंडीशन होता है। I have a philosophy that the thing which can be seen is only valid according। हाँ, तो जो जो ये थे ना जॉन बी वॉटसन, ठीक है, दिस गाय, इन्होंने एक चीज़ की बात की थी दैट कॉन्शियसनेस इज़ प्राइवेट एंड बिहेवियर इज़ पब्लिक। और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था बहुत स्ट्रक्चरलिज़्म स्कूल को, ठीक है? इसी की वजह से इन्होंने एक स्टेटमेंट, बड़ी फेमस स्टेटमेंट, लाइक कॉन्शियसनेस इज़ प्राइवेट एंड बिहेवियर इज़ पब्लिक, ऑलराइट? सो इस ची और इसमें एक और टर्म है,
इस बुक में एक और टर्म है दैट रेफर्स टू स्ट्रिक्ट बिहेवियरिस्ट। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट बिहेवियरिस्ट वो होता है जो कि कट्टर बिहेवियरिस्ट होता है, जैसे कट्टर कांग्रेस होती है ना, वैसे कट्टर बिहेवियरिस्ट भी होता है, जो कि बिल्कुल नहीं मानते मेंटल प्रोसेसेस को, बिल्कुल भी नहीं मानते, ये ज़ीरो मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते मेंटल प्रोसेस। वो सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेबल बिहेवियर ही देखेंगे। और जो होते हैं नियो बिहेवियरिस्ट, जो नियो बिहेवियरिस्ट होते हैं, ये ये क्या बोलते हैं, थोड़ी बहुत मेंटल प्रोसेसेस को वैलिडेशन देते हैं, ठीक है? ये वैलिडेट करता है कि मेंटल प्रोसेसेस नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है? थोड़ा-सा तुम्हारे को दिक्कत आ सकती है पर या इट इज़ देयर। समझ आ गई? मेन क्रक्स इसका यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़का टीवी देख रहा है, उसमें वायलेंस मीडिया देख रहा है, कोई भी वायलेंट या फिर वो कोई वायलेंट गेम खेल रहा है या फिर वो वायलेंट कोई चीज़ पढ़ रहा है। वेरी गुड, नोट्स बना रहा है लड़का, वेरी गुड लड़के। नियो बिहेवियरिस्ट वो लोग होते हैं, वो जिन जो लोग वैलिडेशन देते हैं मेंटल प्रोसेसेस को। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लार्क हल। क्लार्क हल कौन था? क्लार्क हल एक नियो बिहेवियरिस्ट था, जिन्होंने डिराइव्ड रिडक्शन थ्योरी दी थी। इन्होंने भी बात की थी, ये मानते थे कि बेशक हम बिहेवियरिस्ट हैं, लेकिन हम मेंटल प्रोसेसेस को ये लोग वैलिडेशन देते थे। अगर तुम यहाँ पर देखोगे, nevertheless, psychologists other than strict behaviorists often record what people say about their conscious experiences and draw interference about their mental activity from their subjective data। ये लोग सब्जेक्टिव डेटा के ऊपर भी बात करते थे नियो बिहेवियरिस्ट, ठीक है? अब हम तो ये समझ आ गया आप लोगों को बिहेवियरिज्म का पर्सपेक्टिव अच्छे से, बहुत बढ़िया। सबको आ गया? बस मेरे को चैट में रिस्पॉन्ड देते रहो तुम, मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को समझ आता है कि तुम सोए नहीं हो, सब ज़िंदा हो। अच्छे से क्लियर है ना? हाँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़का आगे अगर कोई वायलेंट गेम्स खेल रहा है या फिर वायलेंट मीडिया देख रहा है, तो कहीं न कहीं उसके बिहेवियर पर भी वो असर होगा। अकॉर्डिंग टू मैं किसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं? बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग। कौन-सी कौन-सी लर्निंग के अकॉर्डिंग? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अकॉर्डिंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में एक मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब हम वो चीज़ करते हैं, वो चीज़ कॉपी करते हैं जो लोग हम मतलब कॉपी करते हैं। जो हमारे सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं या फिर हमारे आइडल्स होते हैं, हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर तुम कॉपी करते हो, तुम्हारा कोई आइडल एक क्रिमिनल है, राइट? तो तुम उसके बिहेवियर्स को कॉपी करने की कोशिश करोगे ना, राइट? दैट इज़ नोन एज़ मॉडलिंग। हम इसका कॉन्सेप्ट भी बाद में पढ़ेंगे। Modeling is like you interpret or try to, do it. अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स का। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बोलता है दैट बिहेवियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। बिहेवियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ मेंटल प्रोसेस। और मेंटल प्रोसेस क्या होती है? तुम बताओ मेरे को, क्या होती है मेंटल प्रोसेस? व्हाट इन्वॉल्व्स इन द मेंटल प्रोसेसेस? क्या-क्या चीज़ें आती है मेंटल प्रोसेसेस के अंदर? इतना तो तुम्हारे को पता होना चाहिए भाई। रीज़निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, फीलिंग्स, थॉट्स। हाँ, तो मोस्टली जो मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आती है चीज़ लाइक डिसीज़न मेकिंग आ गया। कैसे डिसीज़न मेक कर रहे हो, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर रहे हो, अपने तुम डिसाइड कैसे करते हो चीज़ें, फीलिंग से या फिर थिंकिंग से, ठीक है? या फिर तुम रिमेंबर कैसे करते हो, रीज़न कैसे करते हो, परसीव कैसे करते हो, ये सब चीज़ें आती है मेंटल प्रोसेसेस के अंदर।
एमबीटीआई का रेफरेंस डैम, यस, बिल्कुल मैंने दिया। अगर हम बात करते हैं किसकी, लाइक बिहेवियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है? हम इसमें बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ है हमारे आगे, हम उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको कंपेयर करते हैं, फिर हम उसको कंबाइन करते हैं, फिर हम उसको मेमोरी में डालते हैं, कभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कभी रिमेंबर कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, लाइक मोस्टली फ़ोकस इनका मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर है, मोस्टली फ़ोकस तुम देख पा रहे हो, राइट? ये चीज़ भी बोलते हैं कॉग्निटिव वाले, दैट माइंड इज़ लाइक अ कंप्यूटर। हम इनपुट लेते हैं, हम प्रोसेस करते हैं और आउटपुट निकाल देते हैं चीज़ों का। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने बात की थी ना, अगर किसी ने हमारे को इंसल्ट कर दिया एंड फिर हमने उसको पंच मारा। अगर हम इसको कॉग्निटिव के व्यू से देखें, इनपुट क्या है? इनपुट हुआ, इसमें तुम्हारे को मतलब इंसल्ट हुई तुम्हारी, और प्रोसेसिंग क्या हुआ? तुम्हारे को पर्सनली हर्ट हर्ट हुआ। अब तुमने क्या किया, अपने दिमाग में डिसीज़न बनाया, डिसाइड किया अपने ब्रेन में, रीज़न दिया, परसीव किया इस चीज़ को, डिसीज़न दिया एंड आउटपुट क्या निकला? तुमने उसको पंच मार दिया। समझ रहे हो? तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऐसे काम करता है। ओके नीलम जी, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट ड्रीम। ओके। अगर हम और चीज़ देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एटकिंसन में एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ दी गई है, लिखी है। इसमें ये बोला है कि चाइल्डहुड एमनीशिया, अगर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से देखें क्यों होता है चाइल्डहुड एमनीशिया? बिकॉज़ हमारे को बचपन में नहीं आती, अपने कैसे हम अपनी मतलब मेंटल प्रोसेसेस को सिलेक्ट करें, कंपेयर करें, ऑर्गेनाइज़ करें, रीज़न करें, इनकी वजह से। इनपुट, इंसल्ट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। हाँ, ठीक है। गुड प्रोविज़, ऐसी कुछ होगा। ऐसा कुछ होता है इसमें, ठीक है? ऐसा याद रख लो तुम। और इसमें एक और चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दैट इज़ they say humans as information processing models, ठीक है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स की बात की गई है कि ह्यूमंस होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स जस्ट एज़ कंप्यूटर्स। हमने उसमें इंफॉर्मेशन डाली, वो हमारे को प्रोसेस देगा, आउटपुट देख लिया, बस ऐसा ही होगा हमारे ह्यूमंस के साथ भी। तो ऐसा बोला गया है इसमें मैक्सिमम। का रिलेशन समझ नहीं आया, ओवरलैप कर दिया क्या? हाँ, तो चाइल्डहुड एमनीशिया की मैंने पहले बात की थी ना कि चाइल्डहुड एमनीशिया होता है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, कैसे इमेच्योर हिप्पोकैम्पस होता है डेवलप, दैट्स व्हाई। पर यहाँ पर चाइल्डहुड एमनीशिया तब हुआ क्योंकि क्या हुआ, मतलब बच्चों को नहीं आती अपनी ऑर्गेनाइज़ करना अपनी मेमोरी को, या फिर उनको कैसे परसीव करता है, उनको परसेप्शन नहीं आती करनी। दैट्स व्हाई वी दे weren't एबल टू फॉर्म गुड मेमोरीज़, राइट? अगर मैं इसको बात करता हूँ इस पर्सपेक्टिव से, ठीक है? देयर आर जस्ट पर्सपेक्टिव्स, नॉट ट्रुथ्स। इमैच्योरिटी इन सिंपल वर्ड्स, या इमैच्योरिटी इन देयर परसेप्शन बोल दो तुम सिंपल वर्ड्स में। अब नेक्स्ट आते हैं साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव। ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, अगर तुम मेरी बात ढंग से सुनोगे। व्हाट इज साइकोडायनामिक? साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव बोलता है कि जो हमारी अनकॉन्शियस प्रोसेसेस होती है ना, फॉर एग्जांपल योर एग्रेशन, योर हिडन फियर्स, योर हिडन एग्रेशन, योर डिजायर्स, योर फियर्स, एग्रेशन, दीज थिंग्स जो कि छुपी होती है हमारे अनकॉन्शियस प्रोसेसेस में, कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। जो भी हमारी हिडन डिजायर्स है, हिडन फियर्स है, या हिडन एग्रेशन है, कहीं ना कहीं ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। मैं तुम्हारे को एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एक आदमी है, उसको ना बहुत ही चिढ़ मचती है अपने दोस्त से, ठीक है? वो जेलस होता है अपने दोस्त से।
एक आदमी है उसको वो बड़ा अपने दोस्त से जेलस होता है किसी रीज़न की वज़ह से। तो उसके मतलब वो जेलसी एक ऐसा इमोशन है जो कि लोग बाहर नहीं दिखाते, छुपा के रखते हैं। क्योंकि लोग ऐसा थोड़ी नहीं शो करना चाहते कि मैं किससे जल रहा हूँ, राइट? तो वो कहीं न कहीं उसके अनकॉन्शियस में चली जाएगी, है कि नहीं? वो उसके अनकॉन्शियस में चली जाएगी और अनकॉन्शियस में क्या होगा? बेशक उसके अनकॉन्शियस में है ये चीज़, लेकिन कहीं न कहीं उसके बिहेवियर में वो चीज़ दिखेगी। कहीं न कहीं उसके बिहेवियर में ये चीज़ दिखेगी। बेशक वो ये हाइड कर रहा है कि वो एनवियस है, वो जल रहा है, वो बेशक इसको हाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसके अनकॉन्शियस में से ये चीज़ बाहर निकलेगी। बेशक वो चीज़ छुपा रहा है, समझ रहे हो? सो बी लाइक लेट हिम कुक येस। अनकॉन्शियस मतलब चीज़ें लीक करता है, बेशक तुम छुपाते हो फिर। अनकॉन्शियस एक ऐसी टैंकी है, जिससे पानी लीक होता है जब वो भर जाएगा, समझ रहे हो? ऐसा, साइकोएनालिसिस का रेफरेंस हम भी देंगे इसका रेफरेंस, डोंट वरी। ओके, तो अगर मैं इसमें एक और चीज़ की बात करूँ, इसमें और भी इंस्टिंक्ट्स की बात की गई है। लाइक इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड जिन्होंने दी थी टैंकी पार्टी से ठीक है। द द साइको इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, क्या बोलते हैं सिगमंड फ्रॉइड ना कि ह्यूमन्स आर मोटिवेटेड बाय सेक्स एंड एग्रेशन। इन दोनों की वजह से इंसान काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। इन दोनों रीज़न्स की वजह से ये बहुत चीज़ें करता है, ठीक है? इन्होंने और भी बात की थी चीज़ों की लाइक ह्यूमन्स इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो होता है मोटिवेटेड, ठीक है? लाइक मोस्टली वो चीज़ें इन्हीं चीज़ों की वजह से करते हैं। एंड इन्होंने एक चीज़ के बारे में और भी बात की थी वेट लाइक ये हमारी ना एनिमल इंस्टिंक्ट्स होती है हमारे अंदर। जो हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट्स है ना ये दोनों, लोगों के घर उजड़ गए हैं इन दोनों की वजह से, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ ना इन दोनों की, द थिंग इज़ वी हैव दीज़ एनिमल इंस्टिंक्ट्स। हमारे अंदर हम मोटिवेटेड होते हैं इन एनिमल इंस्टिंक्ट्स की वजह से। पर क्या होता है पर क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी है ना, ये कंट्रोल करना चाहती है हमारी ये इंस्टिंक्ट्स ताकि हम सिविलाइज़्ड रहे, मैनर में रहे, सोशल रहे, बिहेव करे। तभी ये हमारी ये 2 इंस्टिंक्ट्स को कहीं न कहीं कंट्रोल करती है, ठीक है? हमारी सोसाइटी हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करती है और भी एनिमल इंस्टिंक्ट्स फॉर एग्ज़ाम्पल हंगर, थर्स्ट ये भी इनके अंदर आ जाते हैं क्योंकि ये ह्यूमन मतलब ये बेसिक नीड्स है जो हमारी ना नहीं, फूड शेल्टर नहीं आएगा इसमें। फूड लस्ट आ जाएगा, फूड आए पर शेल्टर नहीं आएगा। शेल्टर आ जाता है आपके ऊपर यार, सेफ्टी नीड्स में आता है वो तो। अगर मैं अब्राहम मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स से बात करूँ, ठीक है? तो जो हंगर, थर्स्ट, सेक्स, एग्रेशन जो ये चीज़ें हैं, ये हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट्स है, ठीक है? इतना समझ आ गया? लेकिन जो सोसाइटी है, सोसाइटी इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बाय कैसे कंट्रोल करती है? इन चीज़ों के ऊपर पर्दा डाल के। इन चीज़ों को ये मतलब बुरा मानती है मतलब हम लाइक तुम बोलते होगे लोग बोलते होगे कि गुस्सा पब्लिक में गुस्सा दिखाना बुरी बात होती है, पब्लिक में सेक्स की बात करना बुरी बात होती है, पब्लिक में पानी की बात करना या ऐसी बातें करना लाइक मुझे मतलब भूख की बात करना, ये ऐसी चीज़ों की बात करना बहुत ज़्यादा हिडन है, पर्दा डाला हुआ है पब्लिक के ऊपर, ठीक? पब्लिकनेस के ऊपर मतलब तु कहीं न कहीं वो तुम्हारी एनिमल इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करना चाहती है छुपा के, छुपाना चाहती है। ऐसा मतलब फ़ॉरबिटन करना चाहती है। समझ आ रही है चीज़ें? कि ऐसा क्या है?
डेप्थ में साइकोलॉजी मज़ा आती है कि नहीं? आ रही है मज़ा कि नहीं आ रही? तुम बताओ, इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? स्टेइंग वेट इन पब्लिक इज़ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग। हाँ भाई, तो ठीक है बस हम लास्ट पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, उसके बाद बस खत्म करते हैं। दैट इज़ सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव बोलता है कि humans perceive the world with their perception, not the objective reality. हम perceive करते हैं दुनिया को जैसी हमारी perception है, ना कि जैसी objective reality है, वैसे नहीं करेंगे हम perceive। लोग अपने लोगों की जैसी perception है, लोग वैसी ही perceive करते हैं दुनिया को। It means that subjective perspective का यही है कि it says that behavior is a result of subjective perception rather than objective reality. It says that behavior कैसा result है हमारी subjective perception का rather than the objective reality. हम मतलब biases में जीते हैं. For example, अगर तुमने नारुतो देखा होगा, एक anime है नारुतो, ठीक है? नारुतो अगर तुम नारुतो में देखा गया, नारुतो अगर तुमने देखा उसमें एक बात आती है लाइक इटाची बात करता है गेनजुत्सु की, है ना? Genjutsu मतलब all people are trapped in their own bubbles of perceptive world. सबने अपना अपनी ही दुनिया बना दी है, ठीक है? अगर उसमें गेनजुत्सु की बात करता था इटाची, राइट? तो उसमें यही है कि मतलब मेन क्रक्स उसका ये है कि सब लोगों की खुद की एक दुनिया है, मतलब उनमें वो बबल्स में जीते हैं, राइट? वो सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहा है वहाँ पर। सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव मतलब लोग सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव्स की से दुनिया को देखते हैं, बबल से देखते हैं वो दुनिया को, रेदर देन द ऑब्जेक्टिव रियलिटी। एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें एटकिंसन में नाइव रियलिज्म का। नाइव रियलिज्म होता क्या है? नाइव रियलिज्म होता है जब हम दुनिया को सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं, रेदर देन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। हम ऑब्जेक्टिवली चीजों को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं चीज़ों को जैसे हम देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम ना कड़वे सच सुनना तुम्हारे को बुरा लगता है। तुम्हारे को अगर तुम्हारे साथ मीठी-मीठी बातें कर लो, तुम्हारे को वही अच्छा लगता है। या फिर तुम्हारी कोई तारीफ़ कर दे, वो तुम्हारे को ज़्यादा अच्छा लगता है रेदर देन जो तुम्हारे को क्रिटिसाइज़ करे। नाइव रियलिज़्म यही होता है लाइक तुम सब्जेक्टिव रियलिटी को असली रियलिटी मान लेते हो। पीपल सी सब्जेक्टिव रियलिटी एज़ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ठीक है? अब लास्ट चीज़ आती है, अब मैं लास्ट बात करता हूँ। साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है, इन दोनों का रिलेशनशिप की थोड़ी-सी बात करता हूँ मैं। जो मेन रि कॉन्सेप्ट है इसमें, जो ये 4 कॉन्सेप्ट मैंने बताए बिहेवियरल, कॉग्निटिव, साइको एनालिटिक और सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, ये ना साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म्स हैं, सारे के सारे। बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव, साइको एनालिटिक एंड सब्जेक्टिव, लेकिन बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अलग है इन चारों से। जो मैंने पाँचों की बात की थी, लेकिन बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन चारों से अलग है। अगर मैं इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, मैं तुम्हारे को सीधा वही बताता हूँ, ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा क्योंकि तुम सोने का टाइम हो गया। द थिंग इज़ इसमें एक बात है रिडक्शनिज़्म की। रिडक्शनिज़्म की रिडक्शनिज़्म क्या होता है? रिडक्शनिज़्म होता है जब हम साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म्स को बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म्स के तरीकों से देखते हैं, ठीक है? दैट इज़ नोन एज़ रिडक्शनिज़्म, राइट? रिडक्शनिज़्म का मतलब होता है तुम साइकोलॉजिकल नोशंस को रिड्यूस कर रहे हो कहीं न कहीं, बायोलॉजिकल नोशंस में। जो भी साइकोलॉजिकल नोशंस है ना, जो भी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, कहीं न कहीं हम उसको रिड्यूस कर देते हैं बायोलॉजिकल नोशंस में। अगर मैं इसके एग्ज़ाम्पल्स दूँ,
एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे को मैं देता हूँ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का एग्ज़ाम्पल। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का एग्ज़ाम्पल होगा जो कि कौन-सा कॉग्निटिव चीज़ों में क्या मायने करते हैं हम? कॉग्निटिव चीज़ें क्या होती है मतलब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का मेन पार्ट क्या है? मेंटल प्रोसेस ना? है कि नहीं? है कि नहीं? अब मेंटल प्रोसेसेस में क्या-क्या आता है? डिसीज़न मेकिंग, रीज़निंग, जजिंग, प्लानिंग, है कि नहीं? है कि नहीं? तुम बोलो, आता है ये सब कुछ? अब अब ये सुनो मेरी बात, अब ये बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। जो भी ये मेंटल प्रोसेसेस है ना, अब इसको बायोलॉजिकल चीज़ों से कैसे देखोगे? बायोलॉजिकल चीज़ों से तुम देखोगे बाय जो हमारा सेरेब्रम है, वो कंट्रोल करता है किस चीज़ को? लाइक जजिंग, प्लानिंग, ऑब्जर्विंग, डिसीज़न मेकिंग, समझ रहे हो तुम? दैट इज़ व्हाई दीज़ बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कैसे तुम देख पा रहे हो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। समझ रहे हो? मेंटल प्रोसेसेस में जो मैंने चीज़ें बोली वो सेरेब्रम में भी सेम ही है। समझ रहे हो तुम? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? किसी को कोई दिक्कत आई इसमें? थोड़ा-सा टफ लग सकता है पर या एक बार तुम्हें समझ आ गया ना, मज़ा आ जाएगी। रिपीट करोगे ठीक है। हमने कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में बात की थी मेंटल प्रोसेसेस की। मेंटल प्रोसेसेस में क्या आती है? रीज़निंग आती है, परसेप्शन आती है, डिसीज़न मेकिंग आती है, ठीक है? तो ये चीज़ें कैसे देखोगे हम इसको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कैसे देखेंगे? बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में एक चीज़ होती है सेरेब्रम। हमारे ब्रेन में एक सेरेब्रम नाम का एक पार्ट होता है, जो कि मतलब इन फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। जैसे सेरेब्रम का फंक्शन होता है तुम्हें डिसीज़न लेना, ऑब्जर्वेशन करना, प्लानिंग करना, रीज़निंग करना, ठीक है? तो तुम देख सकते हो कि कैसे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव चेंज हो चुके हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। समझ रहे हो तुम अब? दैट्स इट। दैट्स इट फॉर टुडे। अब समझे ना तुम? सो रिडक्शनिज़्म क्या करता है? साइकोलॉजिकल नोशंस को बायोलॉजिकल नोशंस में कन्वर्ट करता है। दैट्स इट। दैट्स ग्रेट Parajul। सो आई थिंक आप लोगों को बढ़िया लगी हो क्लास ये। हो गए 10 मिनट मैंने ऊपर ले लिए, लेकिन मज़ा आया कि नहीं आया? आया मज़ा कि नहीं आया? बोलो, मज़ा आना चाहिए बस। हाँ, मेरी क्लास रोज़ लगाओगे मज़ा आएगी, नई-नई चीज़ें भी सीखेंगे, क्वेश्चन्स भी पूछेंगे हम एंड या फन भी करेंगे, ठीक है? आज थर्सडे है ना, कल प्रेज़ेंटेशन